copper saves gold. P for please, P for potassium. S for stop, S for sodium. C for calling, C for calcium. M for B, M for magnesium. A for aluminium. C for catalyst, C for carbon. Zebra मतलब zinc. Instead iron. T for tri, T for tin. Learning, L for learning, L for lead. H for how, H for हाइड्रोजन. कॉपर का तो कॉपर ही है. सेव्स, S for saves, S for silver और गोल्ड. इनके सिंबल देख लीजिए. पोटेशियम का K, सोडियम का Na, कैल्शियम का Ca, मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का Al, कार्बन का C, जिंक का Zn, आयरन का Fe, टिन का Sn, लेड का Pb, हाइड्रोजन का H, कॉपर का Cu, सिल्वर का Eg और गोल्ड का Eu. गोल्ड का Eu ये हो गया. यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ एक एरो लगा देंगे. उधर मेंशन करेंगे इंक्रीज इन रिएक्टिविटी. इंक्रीज इन रिएक्टिविटी. अच्छा, आने वाली जो 26 है, 26 को इलेक्शन है, उस दिन तो छुट्टी होगी शायद सभी की. और सैटरडे की भी छुट्टी रहती है. जैसे कल सैटरडे की छुट्टी रहती है स्कूल की नहीं. दो तरीके के रिएक्शन देखे थे हमने, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन. उसके बाद में थर्ड टाइप लिखेंगे. ये इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी का मतलब क्या है? इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी का मतलब क्या है कि इसमें अगर मान लीजिए हम जैसे मेटल्स की बात करते हैं, अब जब भी आप देखेंगे ना केमिस्ट्री में, जहाँ पर भी कभी, जैसे मान लीजिए अभी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, लेकिन इसमें कार्बन भी आया हुआ है. ठीक है, तो कार्बन मेटल नहीं है, कार्बन नॉन मेटल है. लेकिन इसमें एक्सेप्शन ज़रूर आती हैं. कार्बन जो है, कार्बन कई जगह ऐसे बिहेव करता है जैसे मेटल बिहेव कर रहा है एक्चुअल में नॉन मेटल. ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता. और अगेन हम ये कहेंगे क्या वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, नॉन मेटल है. हम ये कहेंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट भी नहीं करता, वो शेयर ही करता है. तो कार्बन जो है, कार्बन नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आता है. अच्छा, और इसमें हम ये कहेंगे कि सबसे ऊपर वाला जो एलिमेंट है, सबसे ऊपर वाला जो एलिमेंट है पोटेशियम, वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है. उसके नीचे वाला एलिमेंट वो थोड़ा कम रिएक्टिव, उसके नीचे वाला थोड़ा कम रिएक्टिव, और ऐसे ऐसे करते करते हम कहेंगे सबसे नीचे वाला जो एलिमेंट है वो सबसे कम रिएक्टिव है. सबसे कम रिएक्टिव का मतलब ये है कि किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करता. जैसे मान लीजिए आपने देखा है कि सभी लोग जो हैं, मतलब ज़्यादातर जो ऑर्नामेंट्स होते हैं वो जनरली गोल्ड के या फिर सिल्वर के होते हैं. तो सोने की चेन पहनते हैं लोग. ठीक, और अब चेन पहनते हैं तो आज पहनी 10 साल 20 साल 50 साल पूरी लाइफ लोगों की बीत गई, उन्होंने गले में एक सोने की चेन डाल रखी है. ठीक है, अब जब वो मतलब कोई फिजिकल वर्क करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो पसीना भी आता है. अब जब पसीना आता है तो पसीना जो है वो वाटर के साथ साथ उसमें सॉल्ट भी है. ठीक है, तो वो सॉल्ट के साथ में क्या गोल्ड रिएक्ट करता है? किसी भी तरीके का रिएक्शन नहीं होता. तो गोल्ड का जैसा कलर है आज, ऐसा ही 50 साल बाद होगा. उसको ज़मीन के अंदर दबा दो और आप 50 साल बाद उसको बाहर निकालो. ठीक, और तब भी आप देखेंगे तो 50 साल पहले जैसा गोल्ड था, गोल्ड आज भी वैसा का वैसे ही है. थोड़ा उसको पानी वानी से साफ करो, साफ हो जाता है. तो यहाँ से क्या समझ में आता है
कि जो गोल्ड है, गोल्ड बिल्कुल रिएक्ट ही नहीं करता है। तो हम ये देखेंगे कि पूरा जो हम पूरे 10th में जितने भी रिएक्शन हम करेंगे अलग अलग चैप्टर्स में, वहाँ कहीं पर भी गोल्ड का कोई रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि गोल्ड जो है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। गोल्ड के जस्ट ऊपर आता है सिल्वर, तो सिल्वर एक दो जगह आपको सिल्वर का रिएक्शन मिल जाएगा, हार्डली 1 या 2 रिएक्शंस मिलेंगे। सिल्वर जो है, सिल्वर भी ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता। कॉपर होता है थोड़ा बहुत रिएक्टिव, लेकिन अगेन हम ये कहेंगे कि सबसे लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स में, नीचे वाले रिएक्टिव एलिमेंट्स में यही आते हैं, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, मैं अभी आगे चलूँगा इसमें। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करने से पहले हमने ये रिएक्टिविटी सीरीज लिखी क्यों है, नोट कीजिएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हेडिंग डालेंगे, थर्ड टाइप का है हमारा, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हम कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस इसमें लिखेंगे those reactions in which one element takes the place of takes the place of another element in a compound. Takes the place of another element in a compound. Another element in a compound are known as displacement reactions. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो इसमें क्या होता है कि एक एलिमेंट रिएक्ट करता है दूसरे कंपाउंड के साथ। याद रहे, एक एलिमेंट होगा और दूसरा कंपाउंड होगा। ठीक है, कंपेयर करके पढ़ेंगे इसको। पहले देखा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता था, ज़्यादातर केसेस में हमने देखा था 2 एलिमेंट होते थे, कंबाइन करके एक कंपाउंड बना देते थे, या फिर 2 कंपाउंड्स होते थे, वो भी कंबाइन करके एक ही कंपाउंड बना देते थे। ये कॉम्बिनेशन में होता था। डिकम्पोजिशन में क्या होता था कि एक कंपाउंड होता था, एक कंपाउंड टूटता था, अलग अलग एलिमेंट्स बना देता था, ऐसा होता था डिकम्पोजिशन में। अब तीसरा देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में कंपलसरी है कि एक एलिमेंट होगा और दूसरा कंपाउंड होगा। एक एलिमेंट दूसरे कंपाउंड के साथ कुछ इस तरह से रिएक्ट करेगा कि अगर जो सिंगल वाला एलिमेंट है, एक एलिमेंट होगा और एक कंपाउंड होगा, तो सिर्फ एलिमेंट को देखकर चलेंगे। एलिमेंट जो है कंपाउंड में अगर वो कैटायन से ज़्यादा रिएक्टिव है, कंपाउंड किससे बनेगा, कैटायन प्लस एनायन से। तो सिंगल एलिमेंट जो हमको दे रखा है, वो अगर कंपाउंड में जो कैटायन है उससे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो उसको डिस्प्लेस कर देगा, उसकी जगह खुद जुड़ जाएगा, खुद कंपाउंड बना देगा और वो एलिमेंट हट जाएगा। देखिए कैसे, अभी जो मैं बता रहा हूँ तो शायद ना आ रहा हो समझ में, एग्जाम्पल से बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। वी कैन यूज सम कॉमन एग्जाम्पल्स। Some common examples. Example 1 है CuSO4 plus zinc. CuSO4 plus zinc.
CuSO4 प्लस जिंक। अब यहाँ पर आप क्या करिए, यहाँ पर सिंगल एलिमेंट को चेक करना है। तो सबसे पहले तो देखिए जिंक की वैलेंसी क्या है, तो हम जानेंगे कि 2 प्लस होती है जिंक की वैलेंसी। ऐसे इधर अलग करिए इनको, तो Cu2 प्लस और SO4 की वैलेंसी भी 2 माइनस होती है। तो मैं देखूंगा कि ये जो सिंगल वाला एलिमेंट है ये इस कैटायन से, कंपाउंड में जो कैटायन है उससे ज़्यादा रिएक्टिव है या नहीं। रिएक्टिव का कैसे पता चलता है, जो एलिमेंट ऊपर है वो रिएक्टिव है, जो नीचे है वो कम रिएक्टिव है। वो जो ऊपर है वो ज़्यादा रिएक्टिव, जो नीचे है वो कम रिएक्टिव। तो जिंक यहाँ पर लाई कर रहा है और कॉपर यहाँ पर लाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ज़्यादा रिएक्टिव वाला एलिमेंट कम रिएक्टिव वाले को हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो जिंक जब कॉपर को डिस्प्लेस करेगा तो जिंक सल्फेट के साथ में कंपाउंड बना देगा। तो जिंक का भी 2 है, सल्फेट का भी 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा ZnSO4। और इसने किसको डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को, तो कॉपर जो है वो अलग बैठ जाएगा। बस ये इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि ज़्यादा रिएक्टिव वाला जो एलिमेंट है वो कंपाउंड में जो कम रिएक्टिव वाला एलिमेंट है उसको डिस्प्लेस कर देगा और उसके साथ उसकी जगह पर खुद कंपाउंड बना देगा। मेरी बात सभी को क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं तो भाई बैलेंस है, इसमें कुछ नहीं करना, बैलेंस है। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सेकंड एग्जाम्पल ऑनलाइन बताएं भाई, क्लियर है ये? लवनीश, अमोलिका, क्लियर है? ठीक है, यस सर। ठीक है जी, अगला देखते हैं। सेकंड एग्जाम्पल, उसकी कोई रिएक्टिविटी जो की हाँ सर SO4 है, वो भी तो एक रिएक्शन हो सकता है। SO4 जो है, SO4 क्या हो गया, एनायन हो गया। एनायन का हमको देखना ही है, मैं सिर्फ कैटायन का देखना। कैटायन मतलब मेटल्स, तो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, मुझे सिर्फ मेटल्स पर कंसंट्रेट करना, बाकी छोड़ दें। ठीक है, अगला देखिए ना, CuSO4 प्लस Mg। CuSO4 प्लस Mg। CuSO4 प्लस Mg, तो ये हो जाएगा Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस। और मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम की भी हमने वो लिस्ट जो बनाई थी ना, वो इसी की बनाई थी अटॉमिक नंबर की, ताकि हमें बैलेंस सीरीज जो है वो एक बार सारी रिकॉल हो जाए। तो अब आप ये देखिए, यहाँ पर भी सिंगल वाले एलिमेंट को देखते हैं। सिंगल वाला एलिमेंट जो मैग्नीशियम है, ये कंपाउंड में कैटायन वाले से ज़्यादा रिएक्टिव है या नहीं। तो मैग्नीशियम देखिए यहाँ लाई कर रहा है और कॉपर बहुत नीचे लाई कर रहा है, तो मैग्नीशियम कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो मैग्नीशियम कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो ये यहाँ पर भी क्या बनेगा, MgSO4 और कॉपर को इसने डिस्प्लेस करके अलग कर दिया। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, CuSO4 प्लस Fe। CuSO4 प्लस Fe और Fe का 2 प्लस। हमने ये देखा था और बताया था आपको कि भाई जो Fe है आयरन, वो आयरन हर जगह, अगर ऑक्साइड कहीं पर भी बनाएगा तो आयरन जो है वो हर जगह वैलेंसी 2 प्लस दिखाता है। बस जहाँ ऑक्साइड बनाएगा वहाँ पर वो वैलेंसी 3 प्लस दिखाएगा। हर जगह उसको फेरस बोला जाता है, और उस जगह जहाँ पर वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है वहाँ उसको फेरिक बोलते हैं। ठीक, आगे चलेंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी देखिए, आयरन ऊपर है और कॉपर नीचे है, तो आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। FeSO4 प्लस Cu। फोर्थ देखिएगा, CuCl2 प्लस Pb। CuCl2 प्लस Pb। अच्छा, वहाँ पर जो हमने पूरे 20 एलिमेंट्स आपको बताया था उसमें Pb नहीं था, तो याद रखिएगा कि जो Pb होता है ना, लेड की वैलेंसी भी 2 प्लस होती है। ठीक है, तो
मैंने एक दो लाइन शायद आपको छुड़वाई भी थी कि हाँ जहाँ पर हम लिखेंगे, अगर कोई ऐसा होगा जो मुझे मिस हो गया होगा तो वहाँ लिखेंगे। तो लेट फॉर पीवी आप लिख लीजिए, पीवी की वैलेंसी 2+ होती है, पीवी की वैलेंसी 2+, कॉपर की मुझे पता ही है 2+ होती है, क्लोरीन की 1- होती है। तो फिर से आप देखेंगे कि यहाँ पर जो अकेला वाला एलिमेंट है लेड, तो लेड कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है या नहीं? हम कहेंगे हाँ, 2 एलिमेंट्स से ऊपर है, पर कोई बात नहीं, ऊपर है तो ज़्यादा रिएक्टिव है, लेड कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है ना। यहाँ पर लेड है, यहाँ पर कॉपर है, तो लेड कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो लेड जब कॉपर को डिस्प्लेस करेगा तो क्या बन जाएगा, देखिए पीबी Cl2, पीबी का 2 है, Cl का 1 है, तो पीबी का 2 Cl के साथ आ जाएगा, Cl का 1 पीबी के साथ, तो PbCl2 प्लस कॉपर, ठीक है। उसके बाद 5वां देखिएगा एग्जाम्पल, AgNO3 प्लस कॉपर, AgNO3 प्लस कॉपर। यहाँ पर देखिएगा कि जो Ag है, Ag यानी कि सिल्वर की वैलेंसी 1+ होती है, और जो NO3 है, NO3 की वैलेंसी 1- होती है, कॉपर की वैलेंसी होती है 2+, ठीक है। और जो ये रिएक्टिविटी सीरीज है, इस रिएक्टिविटी सीरीज में अगर आप देखेंगे तो Ag नीचे है और कॉपर जस्ट उसके ऊपर है। कुल मिलाकर यहाँ पर कॉपर इससे ज़्यादा रिएक्टिव है, और कॉपर यहाँ पर अकेला भी दिया हुआ है। मुझे वो देखना होता है जो अकेला, जो सिंगल एलिमेंट दे रखा है, वो कैटायन वाले से ज़्यादा रिएक्टिव है या नहीं है। तो ऑब्वियसली ये इससे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये इसको रिप्लेस कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा यहाँ से। तो कॉपर NO3 के साथ कंपाउंड बना लेगा, तो Cu का 2 जो है वो NO3 के साथ, NO3 का 1 जो है वो Cu के साथ, तो क्या बन जाएगा, CuNO3 होल ट्वाइस, CuNO3 होल ट्वाइस बन जाएगा। लिखेंगे यहाँ पर CuNO3 होल ट्वाइस, CuNO3 होल ट्वाइस हो गया। उसके बाद इसने किसको डिस्प्लेस करा, सिल्वर यानी कि Ag, तो Ag को डिस्प्लेस करा, तो Ag अलग हो गया आपके पास। हाँ जी, हाँ आप ये देखिए NO3 होल ट्वाइस क्यों हुआ, क्योंकि कॉपर ने सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया। कॉपर यहाँ पर है, सिल्वर यहाँ पर है, तो जो ऊपर है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, जो नीचे है वो कम रिएक्टिव है। तो ज़्यादा रिएक्टिव वाला कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देता है। तो कॉपर ने सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया, जब कॉपर ने सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया तो क्या बनेगा, CuNO3 होल ट्वाइस। भाई कॉपर की वैलेंसी 2+ है और NO3 की वैलेंसी 1- है, तो जब वो कंबाइन करेगा तो Cu की वैलेंसी NO3 के साथ लिख दी जाएगी और NO3 की वैलेंसी Cu के साथ, तो CuNO3 होल ट्वाइस बनेगा। बोलो, ठीक है। और इसके बाद जो है, जब ये रिएक्शन हो गया तो रिएक्शन होने के बाद में फिर मुझे दिखाई दे रहा है कि अब ये ना बैलेंस नहीं है। NO3 का इधर है 2, यहाँ NO3 का 1 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 लगाया जाएगा इसके आगे। NO3 तो बैलेंस हो गया, लेकिन सिल्वर का बिगड़ गया बैलेंस, तो सिल्वर यानी कि इसके आगे 2 लगा दिया आपने, ठीक है जी। ये तो अभी 5 एग्जाम्पल हुए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, अभी 4-5 और देखते हैं, ठीक है। बस 1 मिनट में आ रहा हूँ।
आधी है कौन से चैप्टर के? भी कराता हूँ, पहले इसके एग्जाम्पल कंप्लीट करा दूँ। एग्जाम्पल नंबर 6 देखिएगा। Fe प्लस HCl, अब Fe की वैलेंसी प्लस और जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की वैलेंसी वैसे 1 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 माइनस होती है, ठीक है। अब जरा देखेंगे हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 प्लस भी होती है, कभी 1 माइनस होती है, कभी सिर्फ 1 होती है। तो यहाँ पर आप ये मान लीजिए एक तरह से कि 1 प्लस दे रखी है इसकी वैलेंसी, क्योंकि कैटायन से कैटायन डिस्प्लेस होता है, ठीक है। तो हमने ये कह दिया कि आयरन हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, हम ये कहेंगे यस। आयरन यहाँ पर है, हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो आयरन हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, और आयरन हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, क्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाएगा, तो ये क्या हो गया FeCl2 प्लस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके अलग बना दिया, तो ये हो गया H2, ये H2 हो गया, ठीक है। अब ये देखेंगे कि भाई ये जो है बैलेंस्ड नहीं है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इधर 2 लगा दो बस। हाइड्रोजन का भी 2 हो गया, क्लोरीन का भी 2 हो गया, Fe तो वैसे ही बैलेंस्ड, ठीक है। अगला देखिए 7th एग्जाम्पल। Mg प्लस HCl, Mg प्लस HCl, Mg की वैलेंसी 2 प्लस, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 प्लस, क्लोरीन की वैलेंसी 1 माइनस। तो मैग्नीशियम से हाइड्रोजन, मैग्नीशियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, तो MgCl2 प्लस H2, ठीक है। इसको भी बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दीजिए। एट देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 8, Na प्लस H2O, Na प्लस H2O। अब इसमें क्या करा जाता है, इसमें थोड़ा ध्यान देना है। सोडियम की वैलेंसी होती है 1 प्लस, और जो ये H2O है, इस H2O को ना ऐसे लिखेंगे
H1 प्लस और OH1 माइनस। ठीक है, इसको वाटर को ऐसे लिखेंगे, वाटर क्या है H2O, तो इसको HOH भी लिखा जा सकता है। OH क्या होता है? हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, HOH भी लिख सकते हैं। तो जरा देखिए HOH का मतलब क्या हुआ? HOH, तो हाइड्रोजन कितने हुए इसमें? 2 हुए, और ऑक्सीजन है तो H2O, तो इसको HOH करके भी लिखा जा सकता है। और देखिए सोडियम कहाँ है? इतना ऊपर, हाइड्रोजन का है इतना नीचे। सोडियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, तो OH के साथ में कंपाउंड बना देगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया NaOH, और इसने क्या करा? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, तो H2। अब जरा देखें, यहाँ हाइड्रोजन का 1 है और इधर हाइड्रोजन का 2 है, हाइड्रोजन का 1, तो टोटल अगर देखा जाए राइट हैंड साइड में तो हाइड्रोजन के 3 हो गए। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करिए, यहाँ पर लगा दीजिए 2, तो उससे क्या होगा? 1 2 2 हाइड्रोजन का, और इस वाले हाइड्रोजन का भी 2 + 2 4 हो गया, और इधर क्या करिए, इधर 2 लगा दीजिए, 2 2 4, तो हाइड्रोजन का टोटल 4 हो गया। ऑक्सीजन का 1 2 2, ठीक है, और इधर भी ऑक्सीजन का 1 2 2, ऑक्सीजन हो गया बैलेंस, और सोडियम का 1 2 2, तो सोडियम का यहाँ पर 2 लगा दीजिए, ये इस तरह से बैलेंस हो गया। क्लियर है? एक और एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल नंबर 9, CuO + Mg। CuO + Mg, कॉपर की वैलेंसी 2+, ऑक्सीजन की 2-, मैग्नीशियम की 2+। अब देखिएगा अकेला सिंगल वाला जो एलिमेंट है वो देखते हैं, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2+ है, तो मैग्नीशियम इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि मैग्नीशियम बहुत ऊपर है, कॉपर बहुत नीचे है, तो मैग्नीशियम कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो क्या बन जाएगा? MgO। ठीक है ना, क्योंकि Mg की वैलेंसी O के साथ, O की वैलेंसी Mg के साथ, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, MgO बनेगा, और कॉपर अलग। इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी बैलेंस है। ठीक है, 10th एग्जांपल देखिए, Fe2O3 + Al, Fe2O3 + Al, Al मतलब एल्यूमिनियम। तो जरा यहाँ पर देखें कि एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम कहाँ पर डाई कर रहा है? एल्यूमिनियम यहाँ पर और आयरन यहाँ पर, तो एल्यूमिनियम आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, और एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3+। और मैंने बताया था आपको कि ये जो आयरन ऑक्साइड होता है, इसमें आयरन की वैलेंसी 3+ दी जाती है, ऑक्सीजन की 2-, तो एल्यूमिनियम आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है। सिंगल वाला एलिमेंट ही देखा जाता है ज़्यादा रिएक्टिव है या नहीं, तो ज़्यादा रिएक्टिव है, इसने इसको हटा दिया, तो बन जाएगा ये 2O3 + Fe। बैलेंस करना पड़ेगा, इधर एल्यूमिनियम के 2 एटम, इधर 1 एटम, इधर 2 लगाइए, एल्यूमिनियम बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस है, और उधर 2 लगा दीजिए, 2 है। ठीक है, ये इस तरह से बैलेंस हो गया। और देखेंगे Cu + MgO, यहाँ पर कॉपर की वैलेंसी क्या है? 2+, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2+, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2-। सिंगल वाला एलिमेंट देखते हैं, सिर्फ सिंगल वाला एलिमेंट, तो सिंगल वाला एलिमेंट कॉपर है, सेम रिएक्शन है, हाँ सेम रिएक्शन है, क्योंकि Mg ज़्यादा हाँ, ज़्यादा रिएक्टिव तो नहीं बनेगा। और सोच कर बताओ, सिंगल वाला एलिमेंट देखते हैं कॉपर, ठीक है, तो ये देखते हैं कि ये इससे ज़्यादा रिएक्टिव है या नहीं, ये तो नहीं है ज़्यादा रिएक्टिव। जब रिएक्टिव नहीं है तो इसको डिस्प्लेस ही नहीं करेगा, जब डिस्प्लेस ही नहीं करेगा तो आप लिखेंगे नो रिएक्शन। इसका आंसर होगा नो रिएक्शन। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद डाउट्स देखता हूँ जरा आपके क्या क्या है।
देखिए जी, एक जैसे ये क्वेश्चन है आपका कि what happens when a piece of zinc metal is added to copper sulfate solution, ठीक है। So इसमें थर्ड वाला नहीं आता, silver metal is added to copper sulfate solution. ठीक है. सिल्वर मेटल इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका आंसर जो है जैसे ये है ना, सिल्वर मेटल इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो इसको देखते ही हमें ये समझ में आ गया कि एक सिंगल एलिमेंट है और कंपाउंड है, ठीक है। तो सिल्वर जो है, सिल्वर की वैलेंसी होती है 1+, ठीक है। सिल्वर की वैलेंसी 1+ है और यहाँ पर कॉपर की वैलेंसी 2+ है, SO4 की वैलेंसी 2- है, उसको छोड़िए, वैलेंसी से हमें कोई लेना देना ही नहीं है। हम सीधा देखेंगे कि सिल्वर नीचे है, अकेले एलिमेंट को देखते हैं, सिल्वर नीचे है और कॉपर ऊपर है, तो सिल्वर कॉपर से कम रिएक्टिव है, तो सिल्वर कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो इसका रिजल्ट है नो रिएक्शन, इसमें कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। तो केमिकल इक्वेशन से ऐसे ही लिख दीजिए. बस ऐसे ही लिख देना, आपको रिजल्ट में लिख देना है नो रिएक्शन। फिर ये वाला करता है, why do fireflies glow at night? Why do fireflies glow at night? ये मेरे को देखना पड़ेगा, Why do fireflies glow at night? तो देखना पड़ेगा, देख कर बताऊँ, ठीक है। और बाकी के जो दो हैं वो हो गए, सर ये वाला 28 वाला का सर 28 20th Silver. ये है, a silver article generally turns black when kept in the open for a few days. The silver article generally turns black when kept in the open for a few days. तो इसका मतलब क्या है कि सिल्वर का ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। द आर्टिकल when rubbed with toothpaste again starts shining. तो आर्टिकल when rubbed with toothpaste again, तो जो आर्टिकल है वो टूथपेस्ट के साथ जब उसको रब कर दिया जाता है तो इट स्टार्ट शाइनिंग, it starts shining. Why do silver articles turn black when kept in the open for a few days? ठीक है। अब जैसे ये ना, the article when rubbed with toothpaste again starts shining. तो corrosion है, हाँ, एक तो corrosion है सर ये. सेकंड वाला बता दो, the black substance formed and gave its chemical formula. name the black substance formed and give its chemical formula. Black substance जो है silver oxide, Silver oxide, हाँ? chemical formula. chemical formula बताओ खुद भाई। सिल्वर की वैलेंसी कितनी 1+, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी 2-, Ag2O, बस ये है। तो पहले वाली थी सर, एक पार्ट की वो केमिकल इक्वेशन क्या बनेगी सर? जो ये why do silver articles turn black, नेम द फिनोमिना इन्वॉल्व, ऑक्सीडेशन है फिनोमिना इन्वॉल्व, ठीक है। और उसमें रिएक्शन पूछी ही नहीं है ये पार्ट। सर इसमें था कि इसमें ऑक्सीडेशन नहीं होता क्योंकि इसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता, इसमें H2S इन्वॉल्व होती है मेरे ख्याल H2S से। नहीं, ओपन एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन सल्फाइड कहाँ से है? सर बुक में लिखा हुआ था कि Ag तभी क्रोज होता है जब उसमें H2S लगती तो है। क्रोड हो कहाँ रहा है? करोड़ी हो रहा है तभी सर वो ब्लैक हो रही है। सुनिए, वो जो ब्लैक है ना, वो ब्लैक तो उसका कलर हो गया, सिल्वर ऑक्साइड का कलर हो गया वो ब्लैक। सर जब भी कोरोजन की वजह से है कोरोजन, लेकिन उस कोरोजन में हाइड्रोजन सल्फाइड कहाँ से आ गया? सर बुक में लिखा था वो। देखता हूँ, चलो मैं भी देखता हूँ। कोरोजन वाला मैंने अभी करवाया नहीं है, आपको करवाऊंगा। इसमें जो है एग्जाम्पल जरूर दे रखा हूँ। Ag2S तो ये H2S गैस है सर। H2S गैस दे रखा है क्या? यस सर। क्या है रीज़न बताइए मुझे, क्या दे रखा है? सर रीजन भी दिया था सर। क्या बोला क्या है, रिएक्शन क्या है? Ag + H2S। हाँ सर, Ag plus H2S। Say when silver is exposed to air of layer, when silver is exposed to air, a layer of silver sulfide is formed on the surface. ऐसे कैसे सिल्वर सल्फाइड कहाँ से आता है?
दे नहीं रखा है लखमीर में। Corrosion is the process in which metals are returned gradually by the action of air, moisture or a chemical such as an acid on their surface. Air का एक्शन, एयर मतलब ऑक्सीजन, मॉइस्चर मतलब वाटर, एसिड में H2S हाइड्रोजन सल्फाइड हो, वैसे भी एसिड नहीं हो सकता। रुको भी कंफर्म बता दो। Corrosion of silver. Turn black due to the formation of a thin silver sulfide layer on their surface by the action of hydrogen sulfide gas present in air. बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस एयर में प्रेजेंट रहती है, उसकी रिएक्शन से ही सिल्वर सल्फाइड बनता है, ठीक है। और silver metal loses its shine and becomes dull very slowly. Thus, silver metal is fairly resistant to corrosion. Silver metal is used to make silver sulfide H2S, सही है। तो वैसे क्यों है कि H2S जनरली एटमॉस्फेयर में इतना मिलता नहीं है। एटमॉस्फेयर में हाँ उतना मिलता नहीं है, और इन्होंने बस यही बताया यहाँ पर कि सिल्वर ऑब्जेक्ट्स when silver objects are kept in air, they get tarnished and gradually turn black. Gradually मतलब धीरे धीरे होता है। It can be explained as follows. Silver is a highly unreactive metal, so it does not react with oxygen of air easily. ठीक है, ऑक्सीजन के साथ तो रिएक्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि बहुत ही कम रिएक्टिव है, ऑक्सीजन का रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत नीचे आता है। बट एयर यूजुअली कंटेन्स अ लिटिल अमाउंट ऑफ सल्फर कंपाउंड्स सच एज हाइड्रोजन सल्फाइड। बहुत कम अमाउंट का हाइड्रोजन सल्फाइड होता है एयर में, ठीक है। So the silver objects combine very slowly with the hydrogen sulfide gas present in air to form a black coating of silver sulfide Ag2S, ठीक है। तो बहुत धीरे धीरे रिएक्ट करता है, यानी कि बहुत टाइम लगेगा। एकदम ऐसा नहीं है कि जैसे आयरन का होता है ना, कि अभी बिल्कुल फ्रेश पीस है आयरन का और उसको हमने एयर में रख दिया तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बना देता है, ब्लैक कलर का सब्सटेंस। लेकिन ये थोड़ा टाइम लगाएगा, ठीक है। The shining silver objects become tarnished due to the formation of silver sulfide coating on their surface, but it usually takes a long time, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो लिख लीजिए H2S बहुत स्मॉल क्वांटिटी में अवेलेबल होता है। सर ये H2S के बाद हाइड्रोजन कहाँ चला जाता है? हाइड्रोजन कहाँ चला जाता है? हाइड्रोजन तो गैस है ना, तो हाइड्रोजन तो मतलब इवॉल्व हो जाएगी, हाँ वो तो बाहर निकल जाएगी। और अगर देखना हो ना तो पेज नंबर 187 है लखमीर सिंह का, अगर लखमीर सिंह हो लखमीर सिंह ने पेज नंबर 187 में मेटल एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर में दे रखा है कोरोजन ऑफ सिल्वर, ठीक है। उसमें नहीं है, फर्स्ट चैप्टर में नहीं है, ठीक है। चलिए जी फिर आज इतना ही करते हैं। अच्छा मेरे को एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि कल सभी की सैटरडे है, तो कल सभी की स्कूल की छुट्टी है नहीं? अच्छा जाना है,
फिर है छुट्टी अच्छा छुट्टी है, किस टाइम आते हो स्कूल से? 3 बजे आते हो, ठीक है, तो 3:30 बजे आओ।